बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं उन्हीं की जो है वो हुकूमत भी होती है और उन्हीं के हाथ में सारी डोरें होती हैं। लेकिन इन अफसरान की डोरें आके किन के हाथों में होती हैं? पाकिस्तान में जितने भी सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनकी प्रमोशंस जो हैं वो एक ख़ास प्रोसीजर या मीटिंग्स के तहत होती हैं। हाई पावर बोर्ड होता है एक, और एक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होता है। एक लंबे इंतज़ार के बाद अफसरान की सुनी गई, उनकी प्रमोशंस हुई। जो 19 में थे उनकी 20 ग्रेड में तरक्की हुई, जो 20 में थे वो 21 में हुई, 21 की 22 में हुई। लेकिन ये तरक्कियां कैसे हुई? आखिर अफसरान की किस्मत जो है वो किसने लिखी? कौन कौन इस बोर्ड में शामिल था? किन अफसरान को किन वजूहात पे प्रमोट किया गया और कौन से अफसरान हैं वो बेचारे क्या गलतियां और गुनाह करते रहे जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन नहीं हुई? कितना घपला हुआ या कितनी इसमें ईमानदारी हुई? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? ये सारी बातें आज आपके सामने होंगी क्योंकि ये वो अफसरान हैं जो आगे हमारे मामलात के फैसले करते हैं। इनके फैसले कैसे हुए? मेरे साथ मौजूद हैं सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एनालिस्ट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, मैंने शायद ठीक कहा, आप मुझे ज़रा बिल्कुल बता दें कि मैंने ठीक कहा कि नहीं, कि असल में पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो ब्यूरोक्रेसी की है? असल में हुकूमत तो ब्यूरोक्रेसी की है, पर इस दफा ब्यूरोक्रेसी के साथ बड़े हाँ, अब ब्यूरोक्रेसी के साथ हाँ, क्या हुआ? क्योंकि जो दो हमने सुना था कि तरक्कियों के लिए जो हम अक्सर खुद भी बात करते थे कि इजलास नहीं हो पा रहे, हो गए इजलास, तरक्कियां भी हो गई। अब ये बताइएगा कि एक तो हाई पावर बोर्ड, ये कौन सा जो है वो कमेटी है, और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड क्या कमेटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि एक पीडीएम की जब हुकूमत कायम हुई थी, आज से तकरीबन आप समझ लें 2-2.5 साल पहले, तो उस वक्त फौरी तौर पे एक हाई पावर बोर्ड का इजलास हुआ था। उसमें से अफसरान ग्रेड 21 में से 22 में प्रमोट किए गए थे। तो उसके बाद निगरान हुकूमत बड़ा लंबा अरसा चली, फिर उस वक्त भी नहीं हो सका, तो ये हाल ही में हाई पावर बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। अच्छा, इसमें 21 से 22 में जाना होता है? 21 से 22 में जाना होता है। और जो लोग 21 में 2 साल सर्व कर लेते हैं वो एलिजिबल होते हैं ग्रेड 22 के लिए, पर नॉर्मली उनकी प्रमोशन 22 में नहीं होती क्योंकि उनसे सीनियर्स पड़े होते हैं, उनको कंसीडर किया जाता है 22 के लिए। वैसे कम से कम 2 साल होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि ये जो हाई पावर बोर्ड का इजलास होता है, इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। इसके मेंबर्स में होते हैं सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सेक्रेटरी कैबिनेट। ये तो नुमाया लोग हैं वो जो होते हैं। इसमें से 2-3 पॉलिटिशियन भी होते हैं। इस दफा जो डाला गया था पॉलिटिशियंस को, उसमें अच्छा, इसमें तमाम चीफ सेक्रेटरीज भी इसके मेंबर होते हैं, तमाम सूबों के आईजीज भी इसके मेंबर होते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस दफा हुआ ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी और जो ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, इनको भी नॉमिनेट किया गया था इस पावर बोर्ड में के इजलास में बैठने के लिए, सियासतदानों की कोटे में। सियासतदानों के कोटे में। ठीक है। अच्छा, ये जब हाई पावर बोर्ड का इजलास हुआ वो उस वक्त ही मुतनाज़ा हो गया जब वजीर आजम ने उसको चेयर नहीं किया और नायब वजीर आजम इसहाक डार को कहा कि इसको चेयर करें। उसकी वजह यह है कि ये इजलास रुका ही इस वजह से हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर पे बहुत ज्यादा प्रेशर था और प्राइम मिनिस्टर उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। अच्छा। और ग्रेड 22 के लिए बहुत ज्यादा तरक्की थी। आसिफ अली जरदारी की बहुत ज्यादा करीब समझे जाने वाली अफसर इरम बुखारी जो हैं, जो इस वक्त ईमान सदर में तैनात हैं और एडिशनल सेक्रेटरी के खदमात अंजाम दे रही हैं, इरम बुखारी की ग्रेड 22 में तरक्की, सीनियर ब्यूरोक्रेट टाइम ग्रेड 22 में तरक्की होनी थी। आसिफ अली जरदारी साहब ख्वाहिशमंद थे कि उनकी तरक्की हो जाए, उनकी तरक्की भी नहीं हो सकी। अच्छा। बावजूद के बिलावल भुट्टो इस बोर्ड के मेंबर थे। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक सिंध से था और आसिफ अली जरदारी साहब के मतलब कोटे से, आप समझें कि मैं सादे अल्फाज में बता रहा हूँ, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट जो हैं दुरेजो साहब, वो इस वक्त इस्लामाबाद में पोस्टिंग लिए हुए। अच्छा भट्ट साहब, जब पीडीएम की हुकूमत अच्छा, आई थी, मेरी एक और बात। जी जी जी। अच्छा, उसमें आसिफ अली जरदारी के डायरेक्टर स्टाफ फरीदुद्दीन मुस्तफा जो हैं वो भी प्रमोट नहीं हो सके। अच्छा, यानी कि आसिफ अली जरदारी को तो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बात करें। अच्छा, ये बताएं, जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो हमने सुना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि इंटेलिजेंस जो है रिपोर्ट होगी, आईएसआई की रिपोर्ट जो है वो बड़ी मैटर ऊपर डिपेंड करेगा इनका नसीब या प्रमोशन। इस दफा ये हुआ कि बहुत ही मतलब, अच्छा, मैं आपको दूसरे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का भी बता दूं क्राइटेरिया। उसको चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो चेयर करते हैं। उसमें एक खातून साबिक वजीर आजम की बहन सादिया बासी उसकी मेंबर हैं,
उसके मेंबर में सेक्रेटरी स्टैब हैं, उसमें सेक्रेटरी कैबिनेट हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज भी उनके मेंबर होते हैं। और इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया भी ये है कि 2 साल एलिजिबल होना चाहिए 20 में, और उसके बाद 2 साल सर्व किया हो तो एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए। अच्छा, इसमें ये जो प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ, इसमें पहले तो 22 के जो हम बात करते हैं, 22 में इस वक्त 14 अफसरान वेटिंग पोस्टिंग हैं जो 22 ग्रेड के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं। उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही, मतलब साल से उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही, और जाती पसंद और नापसंद की वजह से। इसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट, इसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट ही है, सियासी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्हें कुंडे लाइन लगाया गया। और हमने एक दफा स्टोरी की थी कि ये माहाना या सालाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग ऑर्डर है कि किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी अफसर को 3 माह से ज्यादा आप बगैर वजह के ओएसडी नहीं रख सकते, पर 14 अफसरान को रखा गया। और करीम, और मतलब आप समझें कि एक हाइट होती है ग्रेड 22 सिविल ब्यूरोक्रेसी में। अच्छा, अब 19 अफसरान को पैस के दोबारा प्रमोट कर दिया गया है। 19 अफसरान जो हैं अब दोबारा उसमें प्लस हो गए हैं। टोटल 47 अफसरान को प्रमोट किया गया। 47 अफसरान को 22 में तरक्की दे दी गई है। अब देखना यह है कि ये 47 अफसरान को कहां खपाएंगे। एक वजारत में 3-3 ग्रेड 22 के अफसरान जो हैं उन्हें तैनात किया जाएगा, सीटें क्रिएट की जाएंगी, खजाने पे बोझ होगा, और वो जो ओएसडी हैं वो ओएसडी ही रहेंगे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा। बट साहब, ये सिर्फ पसंद नापसंद की बेस पे हुआ है। सियासत तो फिर जैसे कहा जाता है कि हम तो सुन रहे थे कि बड़ी ईमानदारी हो गई है और बड़े मैं आपको बताता हूँ, इस दफा बहुत बुरा हुआ। इस दफा बुरा ये हुआ कि साबिक ब्यूरोक्रेट आहद चीमा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, उन्हें मिनिस्टर एस्टैब्लिशमेंट तैनात किया गया। इस दफा मुबैना तौर पर उन पे बहुत ज्यादा इल्जाम आ रहा है। वो ये आ रहा है कि पंजाब से जो प्रमोशन बोर्ड का इजलास था उसमें 70% लोग जो हैं डेफर सुपरसीड हो गए हैं। डेफर सुपरसीड क्या है? डेफर 3 कैटेगरीज होती हैं। डेफर से मुराद ये होता है कि अगर किसी अफसर की प्रमोशन बोर्ड में मतलब बारी है या नाम है या उसकी सीनियरिटी है तो वो उसके कागजात पूरे नहीं है, ये कोई माइनर सी बात है। अच्छा। तो इसको डेफर कर दिया कि यार इसको बाद में मजीद वेट करें। ठीक है। सुपरसीड का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी है, किसी को करप्शन के चार्जेस हैं, कोई पॉलिटिकल वाबस्तगी है, कोई सीरियस एलिगेशन है, तो फिर उसको सुपरसीड कर दिया जाता है। इस दफा 70% पंजाब से लोग डेफर और सुपरसीड हो गए। पंजाब इतना नालायक हुआ पड़ा? पंजाब नालायक इसलिए हुआ है कि बदकिस्मती समझ लें पंजाब के अफसरान की कि इनके 28वें कॉमन के जो बैचमेट, दोस्त, मतहत या सीनियर जो हैं वो इस वक्त मिनिस्टर एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के इंतहाई ट्रस्टवर्दी हैं। और फिर सेक्रेटरी कैबिनेट की बात करें अगर आप, कामरान अली अफजल साहब की, फिर दरेजो साहब की बात करें, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने सिंध के लोग प्रमोट करा लिए हैं। अच्छा, उन्होंने अपने सिंध के लोग प्रमोट करवा लिए हैं जिन्होंने सिंध में सर्व किया था। अच्छा, उन्होंने सिंध में जो लोग प्रमोट हुए हैं उसमें से मिसाल के तौर पे मैं 2 हनीफ चन्ना जो हैं वो प्रमोट हुए हैं, बलूचिस्तान से वकास आलम प्रमोट हुए हैं, आसिफ इकराम सिंध से प्रमोट हुए हैं, इस तरह करके आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी प्रमोट हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी प्रमोट हुए हैं। कहने का मकसद ये है, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पंजाब के अफसरान को सजा दी गई है। उसकी वजह यह है कि मुबैना तौर पे ये बात सर्कुलेट कर रही है कि जो मिनिस्टर एस्टैब्लिशमेंट हैं उन्होंने सेक्रेटरी कैबिनेट और सेक्रेटरी स्टैब को बिठा के ये इजलास से पहले ही एक प्री इजलास किया था, और प्री इजलास में उन्होंने अपने पसंद नापसंद की वजूहात की बिना पर लोगों को डेफर और सुपरसीड कर दिया था। अब जो लोग डेफर हुए हैं या डेफर नहीं सुपरसीड हुए हैं, डेफर पे तो नॉर्मल बात है, जो सुपरसीड हुए हैं
उनमें बहुत आला वेल रिप्यूटेड ऑफिसर मौजूद हैं। ये किसने फैसला किया कि इसके कागज नहीं थे, इस पे करप्शन है? ये बोर्ड ने फैसला किया। बोर्ड ने उसमें आहत चीमा नहीं थे। अच्छा। पर फैसला बोर्ड ने किया और सुनने मुबैना तौर पे रिपोर्टेडली ये कही जा रहा है कि आहत चीमा की डायरेक्शन पे ये सारा कुछ हुआ। डॉक्टर कामरान अली अफजल सेक्रेटरी कैबिनेट में उसने एज स्पोक्स पर्सन किरदार अदा किया सेक्रेटरी मिनिस्टर एस्टैब्लिशमेंट का। डॉक्टर कामरान अली अफजल का क्राइटेरिया ये था कि वो ग्रेड 22 के सीनियर अफसर हैं। वो पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में कोई चज की पोस्टिंग उनकी कभी नहीं रही। उनकी पूरी लाइफ में एक पोस्टिंग चज की हुई थी जिसका नाम था चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और जिस तरह वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मतलब निकाले गए थे उस तरह आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पंजाब से कोई चीफ सेक्रेटरी को सुबकदोश नहीं किया गया। अच्छा, कामरान अली अफजल के वाले से बहुत ज्यादा स्टोरीज भी हैं, कामरान अली अफजल के वाले से बहुत ज्यादा बातें भी हैं, बहुत ज्यादा कायके। ये वो ही कामरान अली अफजल हैं जिनके हवाले से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में बहुत हल्ला गुल्ला रहा है। हाँ। और इनको इन पर्सन बुला के जज साहब जो है वो अपने माथा पीटते रहे हैं। ये वो ही कामरान अली अफजल साहब हैं जो मनवाल के मालिक थे। आगे समझ? अच्छा, फिर ये वही कामरान अली अफजल है जिन्हें साबिक आर्मी चीफ के करीबी अजीज, इफ्तिखार नाम था उनका, उनकी रिकमेंडेशन पर बानी पीटीआई ने इनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया था। ठीक है जी। जो आप कह रहे हैं एक ही जज की पोस्टिंग रही है। ये एज प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उधर ये रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ देर के लिए रहे हैं। आई थिंक एडिशनल सेक्रेटरी थे या डेप्टी सेक्रेटरी थे। और फिर उसके अलावा ये फाइनेंस में रहे हैं। ये फाइनेंस से ही वो इनकम टैक्स के अफसर थे और डेप्यूटेशन पे थे फाइनेंस में, और फाइनेंस से ही उन्होंने इनकी ये लॉटरी निकलवाई और ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो तैनात हो गए। और अपनी तैनाती के दौरान गुड गवर्नेंस का जो है बड़ा गर्क रहा। और इनकी और फिर मुझे नहीं पता कि इनके पास क्या क्राइटेरिया था, क्या गिद्दड़ सिंगी थी कि डॉक्टर कामरान अली अफजल जो हैं वो फिर इस हुकूमत के भी मतलब रूए रवां हैं और मंजूर नजर हैं और सेक्रेटरी कैबिनेट है और बैठ के फैसले कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, और उन लोगों के खिलाफ जिनके। अच्छा, एक अगर मैं आपको बताऊं, मतलब जो डेफर हुए हैं लोग, उनमें तो एक लंबी लिस्ट है मेरे आगे। मतलब अगर मैं उसमें मतलब कुछ अगर जायज मैं तो नहीं कहूंगा, वैसे जो लोग कहते हैं उसमें उस्मान मौजम का नाम लिया जाता है। उस्मान मौजम पे इल्जाम है कि वो फराह गोगी के बहुत करीब थे। उसमें सालिया सईद का नाम लिया जाता है, उन पे भी इल्जाम है कि वो फराह गोगी की मतलब फ्रंट नहीं। अगर किसी की दूसरी हुकूमत के दौर में अच्छी पोस्टिंग थी तो इसका मतलब है कि उससे बदला लिया जाए। उन पे ये इल्जाम थे। अच्छा। हाँ, ये भी समझ लें। हाँ। किसी की अच्छी पोस्टिंग थी तो उन पे ये इल्जाम है कि ये फराह गोगी का बंदा है। पर इसमें भी एक और दो वो हैं, क्या कहते हैं, दो रवैये या दो कैटेगरीज हैं डिप्लोमेटिक रवैया। अच्छा। उसमें आमिर जान साहब कमिश्नर लाहौर रहे, बुजदार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और बुजदार साहब के बहुत रूए रवा रहे, उनको तो प्रमोट कर दिया गया। उसमें ज़हीम शेख साहब इमरान खान साहब के नाक का बाल थे, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच थे, और उस वक्त उनके पेन की नोक पे आईजीज और डीआईजीज को ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं बड़ी वैल्यूएबल होती थी। इमरान खान साहब उन्हें साथ बिठा के मशवरत करते थे। दो तीन दफा लाहौर में एक ही मनसब पे लगते रहे अफसरान, तो उनको तो प्रमोट कर दिया गया। अच्छा, बाकी ये जो गरीब लोग हैं, मतलब गरीबी में अब ये कहाँ जाएंगे भट्ट साहब, इनके पास क्या रास्ता है? मेरे ख्याल में मैं ये कहूंगा कि ये जो लोग जो प्रमोट हुए हैं उनकी भी एक लिस्ट है। उसमें मेरा ख्याल है कि कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए जो लोग प्रमोट हो गए हैं। अच्छा, और इसके अलावा मतलब एक आसिफ तुफैल साहब हैं, सेक्रेटरी पीएनडी हैं। हाँ। ये बुजदार साहब के बहुत करीब रहे हैं। ये बुजदार साहब, और फिर ये चौधरी परवेज लाई के दौर में इन्होंने बहुत मौजें मारी हैं, डीजी एक्साइज रहे हैं। ये सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन थे उस्मान बुजदार साहब के। ये भी बहरहाल प्रमोट हो गए हैं। ठीक है, उनकी किस्मत है, अच्छी बात है, उनको प्रमोट होना चाहिए। तो अब इसके अलावा अब अगर दूसरी बात हम करें कि सुपर सीड के हवाले से, तो उसमें एक मतलब ऐसे अफसरान हैं जिनके बारे में ना कोई उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नेगेटिव है, ना कोई आईबी की रिपोर्ट नेगेटिव है, ना आईएसए की रिपोर्ट नेगेटिव है। तो फिर उनको क्यों सुपरसीड किया गया? हाँ। मतलब वो वेल रिप्यूटेड भी हैं। अब वो क्या जा सकते हैं? उसमें रोशन अली शेख हैं, मतलब असदुल्ला फैज हैं। असदुल्ला फैज इस वक्त अगर
मतलब काबिलियत का लेवल ये है कि इस वक्त वो डिजर्व ग्रेड 22 करते हैं। हाँ। ठीक है ना, उनको हमेशा जाती पसंद और नापसंद की वजह से उनके साथ ये सलूक किया जाता है। उसमें बिलाल अहमद भट्ट है, बिलाल अहमद भट्ट को सुपरसीड किया गया। बिलाल अहमद भट्ट को जब सुपरसीड किया गया, वो पूरी पीटीआई के दौर में वो तो हांगकांग में सर्व कर रहे थे एज मतलब काउंसलर, या वो क्या कहते हैं, हांगकांग की एम्बेसी में वो सर्व कर रहे थे। ठीक है जी, वहां पे वो सर्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहाँ करप्शन किया पाकिस्तान में, या उनके पास उनके खिलाफ क्या एलिगेशन है? बहुत शरीफ आदमी है। उस्मान अनवर है, उस्मान अनवर ने एक लंबी नैब भुगती है पीएमएलएन की वजह से, और वो सारा क्लियर होके आ गए हैं। बस वही स्टोरी सुना दी गई है उसमें मतलब मैं मोटे मोटे नाम ले रहा हूँ। उसमें मतलब आसिया गुल हैं, आसिया गुल भी बड़ी वेल रिप्यूटेड और बड़ी मतलब डेडिकेटेड सी ऑफिसर हैं, वो उनको भी प्रमोट नहीं किया गया। उसमें मतलब मुदस्सर रियाज मलिक हैं। मुदस्सर रियाज मलिक के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि वो फरागोगी के बड़े मतलब मंजूर नजर थे। अब मुझे नहीं पता, अब वो वही कंटिन्यू करेंगे ये सब लोग जो सुपरसीड हुए हैं, या फिर नहीं सुपरसीड हुए हैं तो बस ये सजा है बहुत ज्यादा। इसमें डॉक्टर फैसल से उन्हें, डॉक्टर फैसल से उन्हें मेरे ख्याल कभी मक्खी नहीं मारी, उन्होंने करप्शन क्या करनी है। ठीक है ना, वो आजकल सिविल सर्विसेज अकेडमी में सर्व कर रहे हैं। अच्छा, अब वो पढ़ने लिखने वाला आदमी है, वो प्रोजेक्ट में जाता है या मतलब ऐसे काम करता है। अब उसमें मतलब में काफी सारे नाम हैं। अहमद अजीज ताड़ड़ है, अहमद अजीज ताड़ड़ पर भी इल्जाम मुख्तलिफ लगाए जाते थे पर साबित कुछ नहीं हुआ। अब कहने का मकसद ये है कि वो जो आपने शुरू में बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब ने आईएसआई को इन पार किया था, तो इस वक्त आईएसआई भी नाराज है और मैंने सुना आईबी भी नाराज है, क्योंकि जिन अफसरान के बारे में, ये वो अफसरान है सुपरसीड वाले जिनके बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये लोग मतलब वेल रिप्यूटेड और मेरिट पे आते हैं, तो इन्होंने उनको भी सुपरसीड कर दिया। अब मेरी वजीर आजम से रिक्वेस्ट ये है कि वजीर आजम की जो स्पेशलिटी है या उनके बारे में जो कहा जाता है ना, या उनकी जो परफॉर्मेंस है, जब वो सीएम होते थे तो उन्होंने अपनी स्पेशलिटी ये बनाई थी कि उन्होंने ऑफिसर्स पर इक्तफा किया था, उन्होंने ऑफिसर्स के जरिए गुड गवर्नेंस कायम की थी, और इन ऑफिसर्स का बहुत ज्यादा उन पे एतकाद है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त एक बंदे पे ट्रस्ट करने की बजाय या 3-4 लोगों की टीम पे ट्रस्ट करने की बजाय इस बोर्ड को रिव्यू में लेके जाना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को जो लोग जिनके साथ ज्यादती हुई है और जिनके साथ बहुत मतलब हक तलफी हुई है, और उनको रिव्यू में ले जाके अगर वो मेरिट पे पूरा आते हैं तो मेरे ख्याल है इमरान किश्वर को बुला के उसकी बात सुनना या उसको ये उम्मीद दिलाना कि अगले तुम उसमें प्रमोट हो जाओगे, ये काफी नहीं है। इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन पाया जा रहा है, और सिर्फ इन लोगों को इसलिए सजा दी गई है कि इन सिलेक्शन बोर्ड के जो रुए रवां थे उनका ताल्लुक पंजाब से था, कोई ना कोई इंटरेक्शन मौजूद था। तो मेरा ये इनके स्पोक्स पर्सन के तौर पे मैंने आपको पहले भी पता किसने किरदार अदा किया, तो मेरा ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से कि वो अपनी टीम यानी कि ब्यूरोक्रेसी की आहो बका पर मतलब नोटिस लें और इस बोर्ड को दोबारा रिव्यू में लेके जाएं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना मुतनाज़ा बोर्ड आज तक नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज।